The convex surface of a concavo-convex lens of refractive index 1.5 has a radius of curvature 20 centimeters. कन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा ना बेटा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है। द कनकेव सरफेस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60। वैसे भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है बताओ? इसका बड़ा लग रहा है ना, और इसका स्मॉलर लग रहा है, तो उसी से पता चल जाएगा। तो अब देखो क्या दिया हुआ है, कन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड। यहाँ पे इन्होंने कहा ये सिल्वर किया हुआ है हमने, तो ये मिरर की तरह से एक्ट करेगी, इट विल एक्ट लाइक अ मिरर। Where should a pin be placed on the optic axis such that the image is formed at the same place? तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ। I will show a point object here and I want to place the point object at a point so that the image is formed at the object itself. Has anyone been able to do this question or not? ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे रखना है कि इमेज वहीं पे बने जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, वहीं पे इमेज बननी चाहिए। बताओ क्या क्वेश्चन आए, क्या इक्वेशन आएगी? तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें रिफ्रैक्शन हो कैसे रही है। तो पहले यहां से रेज आएगी और जो ये सामने वाला सरफेस है, मान लो एक्स पी वाई, एक्स पी वन एक्स वन पी वन वाई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी नहीं? तो कहाँ पे इमेज बनेगी? जो आपका सेकंड वाला फेस है ये, इसको ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिख रहा है बताओ? वेयर डज द ऑब्जेक्ट सीम टू बी? इसको कहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखेगा तो बताएगा? Where will the object appear to this surface? कहाँ दिखेगा इसको ऑब्जेक्ट? हाँ जी, इमेज बनाओ, माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी इजिकल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन में आर। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कहाँ पे दिखेगी इसको इमेज। एन वन क्या है? वन, वन अपॉन इस डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स सेंटीमीटर्स, ठीक है? तो ये बन जाएगा एक्स, बन जाएगा कि नहीं? यू की वैल्यू माइनस एक्स आ जाएगी, एन टू आ जाएगा 1.5 और वी कितना आ जाएगा? वी हम निकालते हैं, एन टू कितना है? 1.5 और एन वन 1 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा बताओ? -60। ये इक्वेशन बन जाएगी। सो दिस इक्वेशन विल हेल्प अस नो द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम हियर। और कौन सी इक्वेशन बनेगी? अब यहां से जो v की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी नहीं, v की कुछ वैल्यू आएगी, यहां से v की कुछ वैल्यू आएगी। अब जो सेकंड वाला फेस है इस ये मिरर है ना, मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 सेंटीमीटर, ठीक है? अब आप मुझे बता सकते हो कि v की क्या वैल्यू होनी चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो रेज आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद, इमेज तभी आएगी, इमेज विल बी फॉर्म एट द सेम प्लेस एज द ऑब्जेक्ट। इमेज वहां पे सेम प्लेस पे तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट से जाने वाली जितनी भी रेज है वो सारी रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं पर आए। और कनकेव मिरर के ऊपर रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पॉइंट पर कब जाती हैं? जब वो रेज कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के से आती हुई लग रही हो। अगर रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लग रही है तो इसका मतलब क्या है कि v कितना होना चाहिए? v होना चाहिए -40। इसमें v की वैल्यू होनी चाहिए -40 सेंटीमीटर। समझ में आएगा आपको? ठीक है, आ जाएगा समझ में? ठीक है, कैलकुलेशन आपने करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। आगे देखो, इफ द कनकेव पार्ट इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, find the distance through which the pin should be moved so that the image coincides with the pin। अब ये कह रहे हैं कि अगर यहां पर पानी रखा, भर दिया हमने, कनकेव पार्ट कहां पर है? कनकेव पार्ट ये कनकेव पार्ट, ठीक है? कनकेव पार्ट में हमने पानी भर दिया यहाँ पर,
तो ये कह रहे हैं कि अब हमको अब सेम चीज वही करनी है, फिर से हमें वही करना है। अगर हमने यहाँ पे पानी भर दिया तो अब हम ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस y पर रखें, पहले तो x था ना, अब डिस्टेंस y कर दो, अब डिस्टेंस को कर दो y। हम ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस y के ऊपर रखें ताकि उसकी इमेज दोबारा से वहीं पे बन जाए। अब क्या करना होगा बताओ, नाउ व्हाट शुड वी डू? अगेन वी हैव टू यूज द सेम मेथड ओनली, द ओनली थिंग इज देखना, तो रे डायग्राम सारी चीजें सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहां पे मैं वाटर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये एक लेंस की तरह से हो गया, नहीं, ये एक लेंस हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी एक दूसरा लेंस हो गया कि नहीं? दो लेंसेज आगे कि नहीं आगे? दो लेंसेज आगे, और ये कांटेक्ट में है तो इनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? इफेक्टिव फोकल लेंथ, इनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ आ जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो आपको इनकी f1 और f2 की वैल्यूज निकालनी है, और आपको बताना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं, सपोज वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस y, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को y डिस्टेंस पे रखते हैं, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो ये तो बेटा अभी फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है, और ये मिरर है यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको? तो अब इमेज तो वही बनानी है, दैट मीन्स जो ये जो मिरर है, इससे कितनी दूर इमेज बनेगी बताओ? वो तो चेंज नहीं होगा ना, दिस रिमेन्स द सेम। इमेज तो अभी भी 40 सेंटीमीटर से ही आती हुई लगेगी उसको। तो हमें ये मालूम है कि अगर इमेज को वही बनाना है तो इमेज तो 40 सेंटीमीटर पे आती हुई बननी चाहिए। अब आपको ये बताना है कि ये जो लेंस है यहाँ पर, कितनी फोकल लेंथ का, इसके सामने हम ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखें, ठीक है, ताकि इस मिरर को लगे कि इमेज 40 सेंटीमीटर दूर आ रही है। तो ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f में हमें क्या करना है, हमें v को करना है -40, v को करना है -40, और u की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें, है ना, ये आपको निकालनी है 1/f इफेक्टिव, ये आएगा बेटा बताओ, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको इसमें से निकालना क्या है, आपको इसमें से u की वैल्यू निकालनी है, f इफेक्टिव यहाँ से निकल जाएगा, f इफेक्टिव निकल जाएगा, ये यहां से u की वैल्यू निकलेगी, क्लियर है? आप इसको भूल जाइए, पीछे वाले मिरर को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। इस मिरर को लगना चाहिए कि रेज कहां से आ रही हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से कब आएंगी? रेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तब आएंगी जब ये ऊपर वाला जो लेंस है, इसने ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कहीं बनाई होगी ना, मतलब जो कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, जो ऊपर ऊपर वाले जो दो लेंसेज हैं, ये नीचे वाले सपोज सिल्वर नहीं किया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इससे आने वाली रेज की रिफ्रैक्शन होगी कि नहीं? तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रेज है वो ऐसा लगे कि वो यहाँ पे यहाँ से आ रही है, तो एक तरीके से वर्चुअल इमेज बन रही है। आई होप आ गया होगा समझ में। आप लोग में से कोई फीडबैक नहीं दे रहा है इसके बारे में, आ गया ना? चलो ठीक है, करके देखना, आई होप। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, मैं अभी बता देता हूँ आपको। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कोई नहीं बेटा, एक लास्ट लेक्चर है, उसके बाद आई एम 100% कन्विंस दैट आप लोगों को यहाँ पे आने से कोई रोकेगा नहीं, और बड़े आराम से हम क्लास कर पाएंगे। चलिए ये देखिए, ये कैसे करना है बताओ? हाँ जी सर।
तो इसमें जो आपकी वर्कशीट है, आपके पास सबके पास वर्कशीट होगी बेटा। इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सॉल्व रे ऑप्टिक्स प्रॉब्लम्स, एंड जब तक हम रे ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम खत्म करेंगे तब तक आपकी वेव ऑप्टिक्स जो है वो मेंस क्लास में ओवर हो जाएगी, फिर आप इसकी वेव ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम करना। और जो मैंने आपको वर्कशीट दी है उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप पहले सिलेबस में रहे होंगे, जैसे कि फोटोमेट्री वगैरह, वो अब इतने ज्यादा सिलेबस में नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड भी हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया, तो वो हम सीख लेंगे। एडवांस में जाने का मतलब क्या है कि हम सीख लेंगे उसे। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, a right angled prism is to be made by selecting a proper material and the angles A and B are as shown। तो ये एंगल B है, ये एंगल A है, तो ये ऑब्वियस है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इट इज डिजायर्ड दैट अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस AB। तो हम चाहते हैं कि एक रे ऑफ लाइट AB फेस पर आए। अब यहाँ तो ये नॉर्मली गिर रही है, तो ये स्ट्रेट थ्रू पास हो गई, ठीक है, स्ट्रेट थ्रू पास हो गई, एंड इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन। तो हम कहते हैं कि भैया ये वापस जब निकलती है तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन से पैरेलल निकले। अब पैरेलल निकालने की कंडीशन क्या है, कब निकलेगी ये पैरेलल? पैरेलल तब ये निकलेगी, मान लो ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने बनाई है ये AC के साथ नॉर्मल है, द ब्लू लाइन इज नॉर्मल टू AC एंड द ग्रीन लाइन इज नॉर्मल टू CB, ठीक है, ठीक है सर, ये 90 डिग्रीज। चलो अब ठीक है, अभी भी नहीं ठीक है, चलो ये थोड़ा सा ग्रीन वाले को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वापस आ जाता है। चलो एनीवे, जहाँ आना चाहिए वहां पे गड़बड़ कर दे। चलो कोई नहीं, ऐसे ही काम चलाएंगे। तो एक्चुअली ये स्क्वायर बनेगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, इट विल बी अ रेक्टेंगल नॉट अ स्क्वायर। तो अब इन्होंने पूछा क्या है, देखो, व्हाट शुड बी द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस टू बी पॉसिबल। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होनी चाहिए। बेटा देखो, हम क्या करेंगे, हमें इंश्योर करना है, हमें इंश्योर करना है कि TIR हो, कहाँ कहाँ पर हो, M पॉइंट पर भी हो और N पॉइंट पर भी हो TIR। तो M पॉइंट पर और N पॉइंट पे TIR करने के लिए क्या करना है हमें, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर N है, नहीं, प्रिज्म के मटेरियल की, तो साइन ऑफ C कितना आएगा, 1/n आएगा कि नहीं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी 1/sin C, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को x ले लूं, अगर मैं इस एंगल को x ले लूं, अगर मैं इस एंगल को x ले लूं, तो कंडीशन ये है कि साइन ऑफ x किससे बड़ा होना चाहिए, साइन ऑफ x बड़ा होना चाहिए, या ऐसे लगा लो कि एंगल x इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी x है, ये कितना आएगा, ये आएगा 90 माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 90 माइनस एक्स। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि 90 माइनस एक्स भी सी से बड़ा हो, यही कंडीशन है ना, एक्स भी सी से बड़ा हो और 90 माइनस एक्स भी सी से बड़ा हो। या आप ये बोल सकते हो कि x और 90 माइनस एक्स में से जो लार्जर एंगल है, नहीं, इन दोनों में से जो लार्जर एंगल है, जो इनमें से मैक्सिमम है,
वो सी से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो सी से बड़ा आना चाहिए। क्लियर है? व्हाट शुड बी एंगल बी दिया हुआ है इन्होंने लेस देन ए, है ना? एंगल बी इज लेस देन ए या इक्वल टू इट। इक्वालिटी के केस को एक बार भूल जाएं। तो अगर एंगल बी ए से कम है तो इसका मतलब इन दोनों में से लार्जर कौन सा होगा बताओ? अगर एंगल बी ए से कम है तो क्या हम कुछ बोल सकते हैं? ये कितना आएगा 90, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। तो 90 माइनस एक्स जो है वो ए से कम है। 90 माइनस एक्स जो है वो कम है और एक्स बड़ा है। ठीक है ना? तो मैक्सिमम तो इनमें एक्स आएगा, तो हम ये चाहते हैं कि जो साइन, जो एक्स की वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या आ जाएगी? साइन ऑफ ए इज ग्रेटर देन, या सपोज एंगल ए इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यही आ जाएगा। ए इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो मतलब हम ये कर सकते हैं कि जो साइन ऑफ ए है वो ग्रेटर देन साइन ऑफ सी आएगा, और साइन ऑफ ए, साइन ऑफ सी कितना है 1/n। तो n की वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए से बड़ी आनी चाहिए। यही है ना? इक्वालिटी का केस तो इसी से आ जाएगा। इज दिस ओके और नॉट? समझ में आ जाएगा आपको? दोनों जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करनी है ना आपको, दोनों फेसेस पर। तो जो दोनों में से बड़ा एंगल है, दोनों में से बड़ा एंगल है उसके ऊपर क्रिटिकल एंगल इंश्योर, उसके वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब x और 90 माइनस एक्स में से बड़ा यही आएगा ना, चेक कर लो एक बार। ये b, ये 90, ये 90 माइनस बी, ये b, तो b इज लेस देन a, और ऐसे ही ये a आ जाएगा, ये a, ये 90, ये 90 माइनस है, ये a, तो x a के इक्वल आएगा और 90 माइनस एक्स बी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपको b कम दिया हुआ है तो a ज्यादा है, तो x ज्यादा है तो इसका मतलब a ज्यादा है। ठीक है? तो बस ठीक है, मेरे को तो यही लग रहा है। सेकंड पार्ट आप चेक कर लेना, आई थिंक इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन ट्राई इट। वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा अच्छी इजी प्रॉब्लम है, आप एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये देखना बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए एक बार, क्या दिया हुआ है। ऑल ऑफ यू रीड इट। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट। आई थिंक इसमें थोड़ा सा जो आपकी इंटीग्रेशन वगैरह वाली पार्ट है वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल है। ठीक है, तो बाकी आपको सोचना है। पढ़ो बेटा क्या दिया है इसमें। ठीक है, आपको दिया हुआ है a ray of light traveling in air is incident at the grazing angle। तो ग्रेजिंग एंगल के ऊपर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है। तो ऑन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, थिकनेस 1.0, ये थिकनेस 1.0 है। द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस, ये ओरिजिन है यहाँ पर, इसको इन्होंने ओरिजिन लिया हुआ है। मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट नहीं है, देखो आप जरा ध्यान से। व्हाट डज दैट मीन? मतलब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये मैंने एक थिकनेस ले ली। ठीक है, आई हैव टेकन अ स्मॉल थिकनेस, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये अगर y है तो ये dy है, तो इस लेयर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। देखो आप,
क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ y, k इज अ कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। अंडरस्टूड? आगे देखेंगे बेटा अब क्या दिया इन्होंने। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रही है और रे की बेंडिंग देखो इन्होंने ऐसे दिखा ली है। व्हाट डज दैट मीन? तो आप एक बार देखना, जब हम y को इंक्रीज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रही है या ज्यादा? जब y बढ़ेगा, ये तो देखो पॉजिटिव पावर है, तो जब y इंक्रीज होगा तो n भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स दिस रे ऑफ लाइट इज कंटिन्यूसली गोइंग फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम। ये वाली लेयर जो पहले है ये रेयर है, और जो बाद में आ रही है रे, ये वाली रे लेयर, ये डेंसर है। तो जब ले रे यहाँ से फर्स्ट मीडियम से, रेड वाले मीडियम से फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो रे ऑफ लाइट की बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होनी चाहिए कि नहीं? द रे ऑफ लाइट हैज टू बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और नॉट लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। obtain a relationship between the slope of the trajectory of the ray at the point bxy। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो स्लोप है, ये जो कर्व है ए से बी के बीच में डॉटेड कर्व जो इन्होंने बनाया, ठीक है, ए से बी के बीच में जो डॉटेड कर्व बनाया, दिस इज द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द लाइट रे। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है tan ऑफ थीटा, नहीं, tan ऑफ थीटा भी बोल सकते हैं या dy बाई dx भी बोल सकते हैं, इसमें ये एंगल को थीटा ही दिखा रहा है, टेंजेंट का जो एंगल है। तो इन्होंने कहा है कि इसके बीच में इसको m बोल देते हैं नेक्स्ट से, हमें m के बीच में, और यहाँ पे जो इंसिडेंस का एंगल है, ठीक है बेटा, यहाँ पे इंसिडेंस का एंगल क्या है? अगर मैं इसको इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाएगा कि नहीं? सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आया 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखता हूँ बी पॉइंट पर, तो बी से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है और बी के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। या आप ये कहो कि बी के ऊपर, अगर ये बी पॉइंट है, इसके पहले वाली लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, इसके बाद वाली लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। ये बाद वाली लेयर और ये पहले वाली लेयर, ठीक है। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, विच इज मोर? n2 इज मोर, n2 इज मोर। तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n ले सकते हैं और n2 कितना बन जाएगा? n प्लस dn बन जाएगा कि नहीं? n प्लस dn, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि देखो, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये कांस्टेंट होता है, नहीं? दिस इज अ कांस्टेंट, इज दिस सो और नॉट? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये किसके इक्वल आता है? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। हाँ जी बताओ। ये आपके पास आएगा, हाँ, ठीक है। तो हमको लिखना है स्लोप के बीच में और इसके बीच में, तो कैसे लिखेंगे? तो स्लोप तो है आपके पास tan थीटा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं tan ऑफ आई ले लूं, तो tan ऑफ आई, इसमें tan ऑफ आई ले लिया तो cot थीटा के इक्वल आ जाएगा, यही आएगा ना? तो tan ऑफ आई आएगा 1 अपॉन tan थीटा। ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी तो है m, तो वो आएगा cot ऑफ आई, cot ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही होना चाहिए, ठीक है ना? यही होना चाहिए ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इन्होंने दिया नहीं, वहां कितना लेना है। तो आपको यही बोला, ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी
एंड द इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट पे इंसिडेंट एंगल को मैं आई मानता हूँ, तो जो स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी है वो तो आई से इसी फॉर्मूले से रिलेट हो जाएगा। बताओ समझ में आएगा ये? ध्यान से देखना क्या किया हमने। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 माइनस थीटा है, लेकिन उसका यूज होगा कि नहीं वो देखेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको एम से रिलेट करो। तो एम तो टेन थीटा होता है, टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, और आई की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम इसमें अगर tan आई लेते हैं तो tan आई cot थीटा आएगा। cot थीटा 1/tan थीटा है, लेकिन tan थीटा m है, तो हम लिख देंगे m इज इक्वल टू cot आई। तो बस यही बन सकता है रिलेशन, तो और तो कुछ नहीं बनेगा। एंगल आई की टर्म्स में लिखना है। ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी इन द मीडियम। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व? क्या टेक्निक हो सकती है इसकी इक्वेशन लिखने की? हाँ जी सर, इक्वेशन निकालने का क्या मेथड है? तो इक्वेशन निकालने में वही आपको करना है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैज टू बी हेल्ड कांस्टेंट। यही कांस्टेंट है ना? कैसे बनाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए? तो सोचा आप लोग यहाँ से कुछ देखें, इससे कुछ देखें, ये वाली जो आपके पास है m इज इक्वल टू कॉट आई। तो अगर मैं बी पॉइंट पर स्नेल लॉ लिखूं तो मैं लिखूंगा n इंटू साइन ऑफ आई। यही वाली फिगर इमेजिन कर लो आप, यही वाली फिगर n इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n प्लस डी एन इंटू कॉस ऑफ, सॉरी साइन ऑफ इंटू साइन ऑफ आर। यही होना चाहिए स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ तो यही है। और कुछ जो हम कर सकते हैं, dn की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि आई कितना है देखिए एक बार। अगर मैं इसको एंगल आई मानता हूं, तो कॉट आई के वन होने का मतलब क्या है कि tan आई 1/m है। तो ये 1 आ गया, ये m आ गया, और ये m आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1, tan आई आ गया 1/n। ठीक है, 1/m। और tan आई अगर 1/m आ गया तो हाइपोटेन्यूज आ गया m स्क्वायर प्लस 1। तो साइन आई की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√ ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस डी एन इंटू साइन ऑफ आर। लेकिन साइन ऑफ आर का क्या करेंगे आप बताओ? व्हाट विल वी डू विद साइन आर? तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपको दिया है dy बाई डी एक्स, एम की वैल्यू dy बाई डी एक्स होती है, ये वाले m की वैल्यू, एक बार m की वैल्यू dy बाई डी एक्स है, तो ये m cot ऑफ i है, और एक ये रिलेशनशिप है cot ऑफ i। इन दोनों को रिलेट करके करना है आपको। और ऐसे भी कर सकते हैं हम n साइन i। हाँ ऐसे करते हैं इसको। जब हम स्नेल्स लॉ के बारे में इमेजिन करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एज द रे मूव्स, जब रे मूव करती है तो ये जो n और साइन ऑफ एंगल का जो प्रोडक्ट है साइन ऑफ i, ये कांस्टेंट रहता है नहीं, दिस रिमेन्स कांस्टेंट, n इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आएगा आपको? क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। अगर रे, देखो अगर रे एक रे से दूसरी लेयर में जा रही है, अगर लेयर, अगर इंसिडेंट लाइट एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रही है, तो
product of n and sine of the angle of incidence, this does not change, it remains the same. जितना शुरू में था, देखो शुरू में कितना है, शुरू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, देखो शुरू वाली रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है 1, ठीक है, साइन ऑफ आई, शुरू वाले रे के लिए आई की वैल्यू 90 डिग्रीज है। वो तो बाद में आएगा बेटा, एक बार रुको, पहले इसको अंदर तो करो। n इंटू साइन ऑफ आई इज कांस्टेंट, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता होगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 आ जाएगी ना इस कांस्टेंट की वैल्यू, देखना, क्योंकि जो शुरू में वैल्यू है यहाँ पर, शुरू में कितनी वैल्यू है n इंटू साइन आई, आई 90 है और n 1 है, तो ये 1 आ जाएगी। आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं क्या, dy by dx इज इक्वल टू, ये m नहीं आएगा, यहाँ गलती से आ गया m, तो dy by dx इज इक्वल टू cot i, ठीक है, और n की वैल्यू ये आ गई, इन दोनों से इक्वेशन बन जाएगी कुछ, dy by dx इज इक्वल टू cot i क्या होता है, cos i अपॉन sin i, और cos i आपको मालूम ही है 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है इसमें, तो ये साइन आई, समझ में आपको, ये तो बेटा ये स्नेल्स लॉ है बेसिकली। देखो ये तो बिल्कुल इजीली कराते हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है, अभी मैं ये लेयर्स को बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे तो इनफाइनाइटेसिमल लेयर्स है, ये जो थिकनेस है बहुत ही कम है, लेकिन मान लो ये थिकनेस अभी कम नहीं है, n1 n2 n3, और रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है, तो आपको मालूम है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती जा रही है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती जा रही है ऐसे, ठीक है, इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग और इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस x है और यहाँ पे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है, तो n0 इंटू साइन ऑफ x कितना है, ये आएगा n1 इंटू साइन ऑफ r1, लेकिन जो यहाँ पे r1 है वो यहाँ पे भी r1 है, समझ में आ रहा है आपको, तो फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, n1 इंटू साइन ऑफ r1 इज इक्वल टू n2 इंटू साइन ऑफ r2, यानी कि जो शुरू में वैल्यू थी n और साइन के प्रोडक्ट की, यहाँ पर शुरू में जो वैल्यू थी, किसी भी बाद की स्टेज में भी n और साइन आर के प्रोडक्ट की वैल्यू वही रहेगी, समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ से आप करोगे ये R2 है, ये भी R2 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे n2 इंटू साइन ऑफ R2 इस रिफ्रैक्शन के लिए इज इक्वल टू n3 इंटू साइन ऑफ R3, तो although angle of refraction is changing, but the value of the product of n into sine of the angle of incidence is constant, it is not changing, understood, I hope I have made my point clear, मुझे भी याद करने में 2-3 मिनट लगते हैं। तो अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई है, ये इक्वेशन आ गई है बेटे, अब इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको साइन आई की वैल्यू दी हुई है, साइन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन n, तो थोड़ा सा इससे वर्क अराउंड करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स आपके पास है, हाँ बेटा आपने इंटीग्रेट कर दिया क्या इसको, चलो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर आई माइनस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या, चलो ऐसे कर देते हैं, साइन आई है ना, साइन आई इज 1 अपॉन एन, चलो लिख देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन, ऐसे करके किया, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन, तो आप यही कह रहे हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, ये बिल्कुल ठीक है, और n एज अ फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है आपको, n आपका एज अ फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है कि नहीं, देखो यहाँ पर n एज अ फंक्शन ऑफ y ये दिया हुआ है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं n स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा, k y रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1, ये आ जाएगा। अब n स्क्वायर में से मैंने 1 को माइनस भी करना है, n स्क्वायर के अंदर से मैंने 1 को माइनस भी करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k y रेज टू द पावर 3/2, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इससे जो पाथ की ट्रेजेक्टरी है वो बड़े आराम से निकल जाएगी इंटीग्रेट करके, कर लोगे इस क्वेश्चन को आगे, आई थिंक हो जाएगा अब आपका,
बहुत इजीली कर लोगे बेटा मैनेज आगे वाला पार्ट। देखो ये सब हो जाएंगे, बस इसमें ट्रेजेक्ट्री ऑब्टेन करने वाला ही पार्ट है। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P where the ray intersects the upper surface। ये बट इक्वेशन आ जाएगी तो P के कोऑर्डिनेट्स आराम से आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 1 दिया ना, तो इसका मतलब y1 की वैल्यू 1 मीटर है, तो y1 1 मीटर है, तो इक्वेशन जब आपके पास आ जाएगी y और x के बीच में से, तो आपके पास x1 की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इंडिकेट द पाथ ऑफ द रे सब्सिक्वेंटली, ये कह रहे हैं कि इसके बाद P पॉइंट के बाद रे कैसे जाएगी, वो सबको मालूम है कि P पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, रे सीधी जाएगी, रे विल गो स्ट्रेट। आई होप इट हैज बीन अंडरस्टूड। चलिए और देखते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन निकाले थे तो 3 तो आपके हो गए। ये वाला कर लिया आप लोगों ने। देखो देखने में मुश्किल लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मुश्किल ही हो। ट्राई किया किसी ने? हाँ जी। Has anyone tried this? ठीक है, सब इतने आंसर भेजा है, वो हो जाएगा, आंसर तो निकल जाएगा, आप लोग कर दोगे। देखना बेटा इसमें क्या दिया हुआ आपको। A plano convex lens of focal length f is split into two halves। हाफ्स को शिफ्ट किया हुआ है। सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज प्लेन्स। इन्होंने कहा है कि यदि ऑब्जेक्ट को इस प्लेन में रखते हैं तो इमेज इस प्लेन में बनती है। ठीक है, ये गिवन है। मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज इमेज फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द हाफ लेंस। इन्होंने कहा है कि एक हाफ लेंस से जो मैग्निफिकेशन आती है किसी एक से, वो 2 है आ रही है, दूसरे का आपको दिया नहीं हुआ। फाइंड द फोकल लेंथ of the lens and the separation between the halves। हाँ जी, कैसे होगा बताओ। The magnification, find the focal length of the lens and the separation between the halves। Draw the ray diagram for the image formation। ray diagram तो बाद में बना लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको x मानता हूं तो पहले ये वाला लेंस इमेज बनाएगा। प्लेनो कन्वेक्स लेंस दिया हुआ आपको, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस का v/u। तो ये 2 दिया हुआ है आपको, तो v आ जाएगा। अब ये तो पता नहीं ना कौन से लेंस की मैग्निफिकेशन 2 दी हुई है इसमें। हाँ जी, क्या क्या कैसे करेंगे बताओ। दोनों में से एक लेंस की मैग्निफिकेशन आपको 2 दी हुई है, इसकी 2 लेनी चाहिए, या तो इसकी 2 आएगी या इसकी 2 आएगी। एक तरीका तो यह है कि बारी बारी से लेकर देखो आप, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन, और फिर चेक करते हैं कि वर्कआउट करके कि किसका आएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो ये v/u ही आता है, यही। किसकी मैग्निफिकेशन 2 आएगी और किसकी नहीं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड सेपरेशन बिटवीन द टू हाफ्स। ओके, अगर मैं इस लेंथ को x मान रहा हूं तो पहले हम इसकी मैग्निफिकेशन को 2 ले लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। फिर आप ट्राई कर लेना कि इसकी मैग्निफिकेशन 2 आ सकती है कि नहीं। ठीक है, तो अगर इसकी मैग्निफिकेशन को 2 ले लें तो क्या आएगा बताओ। इमेज किस तरफ बनेगी, वर्चुअल इमेज बन सकती है। वर्चुअल इमेज बनने के बाद ये फिर वर्चुअल इमेज की रियल इमेज कैसे बनाएगा, है ना।
सारी चीजें सोच के करनी पड़ेगी आपको. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द सेपरेशन बिटवीन द halves. All things have to be thought out and then we have to try. So this is x. ये 1.8 दिया आपको. चलो रेगुलर केस ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ आंसर आता है कि नहीं, और फिर और कोई आंसर पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि पहले से देखने से नहीं पता चलेगा. हम इस लेंस की मैग्निफिकेशन को x ट्वाइस ले लेते हैं, और अगर ये डिस्टेंस x है तो v1 कितना आ जाएगा 2x. मतलब मान लो इस ऑब्जेक्ट की फर्स्ट इसने L1 ने मान लो इसकी रियल इमेज बनाई, तो v1 कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x या माइनस ट्वाइस ऑफ x. ट्वाइस ऑफ x. v1 इज लेंथ. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. उसके बाद फिर ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं d मानता हूँ, तो इससे ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो जाएगा d माइनस 2x डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा. ठीक है. और ये फिर से रियल इमेज बनाएगा, तो v2 कितना आ जाएगा, v2 आ जाएगा 1.8 माइनस d प्लस x. ये आएगा. देखना बेटा, पहले L1 इमेज बनाएगा मान लो यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पे इमेज बनाएगा 2x डिस्टेंस के ऊपर, 2x डिस्टेंस के ऊपर, मतलब खुद से 2x डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर आ गया 2x डिस्टेंस के ऊपर. और जो डिस्टेंस बचा, ओके, हाँ, अब इस सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा. अगर दोनों लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को मैं स्मॉल d लेता हूँ, तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना d माइनस 2x. ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है. ठीक है ना. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, याद करने से तो कोई फायदा ही नहीं है जब क्वेश्चन. और ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज में आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करो इसको अच्छा क्वेश्चन देना. तो अगर आपने फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट की लेंथ को मान लिया कि वो x, ये x पॉजिटिव वैल्यू है, u इज माइनस एक्स, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल d ले रही है, तो v1 2x आएगा, इमेजिनिंग रियल इमेज. ठीक है. और ये डिस्टेंस स्मॉल d है, तो इससे u कितना आ जाएगा d माइनस 2x. इक्वेशन बनाते हैं हम, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ से. तो 1 अपॉन वी आ जाएगा 2x, और d आ जाएगा माइनस एक्स. तो फर्स्ट लेंस के लिए L1 के लिए ये इक्वेशन बनेगी. L2 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, 1 अपॉन v कितना आएगा, v आएगा ये 1.8 माइनस d प्लस एक्स. ये आएगा बेटा, देखो 1.8 माइनस डी प्लस एक्स. और u कितना आ जाएगा, u आएगा इसका नेगेटिव मतलब d माइनस 2x इक्वल टू 1 अपॉन एफ. ये इक्वेशन आ गई. और कुछ चीज है, मैग्निफिकेशन हो गया. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड सेपरेशन बिटवीन द हाफ्स. ड्रॉ द डायग्राम. Any other information which can be used? इसमें तो कितने अननोन्स है, f, x और d, 3 अननोन्स है ना. अननोन्स को कम कैसे कर सकते हैं. हाँ जी, अननोन्स को कम कैसे करेंगे बेटा. सेकंड वाली मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, सेकंड वाली मैग्निफिकेशन आएगी आपके पास v अपॉन u. v कितना है, ये 1.8 माइनस d प्लस एक्स. और u कितना है,
नेगेटिव ऑफ दिस 2x माइनस डी। ओके, देखो इसमें एक और चीज है, जब हमने ऑब्जेक्ट को यहां से रखा तो इस ऑब्जेक्ट की कुछ लाइट तो इस लेंस में जा रही है और कुछ लाइट इस लेंस में जा रही है, समझ में आ रहा है? लेकिन इमेज एक ही जगह पे बन रही है। अरे गेटिंग इट? इमेज तो वहीं पे बन रही है, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन अगर v बाई यू होती है तो मतलब हमें एक ही लेंस के दो अलग अलग डिस्टेंस लेने हैं ऑब्जेक्ट के, जहां पे इमेज सेम जगह बने। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू, यही होता है ना? v इज सेम फॉर बोथ, v इज सेम फॉर बोथ, तो दैट मीन्स ये जो सम है ये अलग अलग कैसे आ रहा है? द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय वन ऑफ द हाफ लेंस। मैग्निफिकेशन दोनों की अलग आएगी, बाकी इमेज की पोजीशन सेम दी हुई है। वन ऑफ द हाफ, द सेपरेशन बिटवीन द लेंस, द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, फाइंड द फोकल लेंथ एंड द सेपरेशन बिटवीन द हाफ्स। हाँ, तो इसमें यही है कि इसमें डबल रिफ्रैक्शन नहीं हो रही है कि एक बार इससे रिफ्रैक्शन हुई एक बार इससे रिफ्रैक्शन हुई, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की ये वाली लाइट, तो एक लेंस, पहले लेंस ने भी इमेज यहाँ पे बनाई और दूसरे लेंस ने भी इमेज यहाँ पे बनाई। समझ में आ रहा है आपको? दोनों लेंस ने इमेज एक ही जगह पर बनाई। इज इट पॉसिबल टू हैव दैट? क्या दो वैल्यू से पॉसिबल हो सकता है कि दो अलग अलग यू की वैल्यू से इमेज एक ही जगह पर बन जाए? विल दैट बी पॉसिबल? क्योंकि इन्होंने इमेज तो एक ही दी हुई है। हाँ जी। तो अगर फर्स्ट लेंस ने इमेज यहाँ पे बनाई तो उसके लिए आपके पास आ जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 1.8, तो x आ जाएगा 0.6। एक तरीका तो ये है। सेकंड लेंस के लिए कुछ दिया हुआ है, उसको देखेंगे फिर बाद में। अगर हम फर्स्ट लेंस ने मान लें कि डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बना दी है, जैसे कि इसमें लग रहा है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज तो यहीं पे बन रही है, दोनों लेंसेज की, दोनों लेंस इमेज बनाएंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दोगे तो ये भी इमेज बनाएगा, ये भी इमेज बनाएगा, ठीक है? क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि इमेज प्लेन यहाँ पर है। और ये तो आपको मालूम ही है कि ऐसा कि ये पहले से मालूम है आपको, है ना? तो एक्स तो इसमें एक लेंस का तो आ ही जाएगा। ये हमने किया था ना क्वेश्चन सीबीएसई में, कि अगर ऑब्जेक्ट वहीं पर है और लेंस यहाँ पर है, किया था कि नहीं हमने? अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे स्क्रीन है, तो लेंस की दो अलग अलग पोजीशंस होती हैं जिनसे इमेज वहीं पे बनती है। तो ये वही दो पोजीशंस आ रही है। कैन यू सी दैट? जब ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स रखा और स्क्रीन को फिक्स रखा, तो मान लो ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बन रही है, तो लेंस की दो अलग अलग पोजीशन होती है कि नहीं? ठीक है? तो दूसरी पोजीशन कौन सी आ जाएगी वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये x आ गया आपके पास 0.6, ठीक है? अब ये कितना आना चाहिए? d प्लस एक्स, डी प्लस एक्स शुड बी 1.8 माइनस 0.6, ये आना चाहिए कि नहीं? चेक कर लो, ठीक है? क्योंकि बेटा देखो, जो इसमें इमेज डिस्टेंस है फर्स्ट वाले लेंस के लिए, यानी कि 1.2, ठीक है? सेकंड केस में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये 1.2 होगा और ये 1.6 बन जाएगा, क्योंकि जब हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, वन वन बाई वी प्लस वन बाई वी प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एफ, तो v और x की वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगी ना, ठीक है? तो ये 1.2 आ जाएगा। तो अगर ये 1.2 है और ये 0.6 है तो ये 0.6 आ जाएगा। तो दोनों के आंसर 0.6 0.6 हो जाएंगे, d का भी और x का भी।
फाइंड दी फोकल लेंथ एंड दी सेपरेशन। अब तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा, बन जाएगा। आ जाएगा समझ में आपको? आई होप समझ में आ जाएगा। अब आप ये सोच सकते हो कि और क्या हो सकता है। तो इसमें ये वाला केस नहीं हो रहा है कि पहले इस ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्शन इस लेंस ने की और फिर जो उसकी इमेज बनी उसकी रिफ्रैक्शन दूसरे लेंस ने की। हम हमको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है यहाँ पर, तो दोनों लेंसेज एक साथ एक ही प्लेन में इमेज बना रही है, ये दिया हुआ है। पहले लेंस ने भी इमेज वहीं पे बनाई और दूसरे लेंस ने भी इमेज वहीं पे बनाई। दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ सेम है, तो सेम ही लेंस की दो अलग अलग पोजीशन से इमेज वहीं पे बन रही है। उससे फिर यही आंसर पॉसिबल होगा और कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये नेक्स्ट वाला ये काफी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ, बाकी इसमें सारी कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। ठीक है, कैसे करना है बताओ? एनी आइडियाज हियर? हैव यू गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन? हाँ जी, हो गया। ठीक है सर, देखें, a prism of refractive index n1 n2 we are stuck together with a gap, the angles of the prism are as shown। ये 60 40 तो ये कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये 70, ये 20 तो ये कितना आ जाएगा? ये 90 आ जाएगा। देखो इनमें मेरे को याद आ रहा है थोड़ा सा, इसको हम ऐसे एक्सटेंड करके इमेजिनरी प्रिज्म कॉज कर सकते हैं, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये भी 80 आ जाएगा। ये एपेक्स ऑफ द प्रिज्म है, तो इसमें प्रिज्म वाले फॉर्मूले आपके लग जाएंगे। अगर हम मान लें, देखो इस रे को थोड़ी मालूम है कि प्रिज्म ऊपर से कटा हुआ है ना? द रे डज नॉट नो दैट द प्रिज्म हैज बीन चॉप्ड ऑफ। ये तो फ्रस्टम की तरह से हो गया। तो ये आपके पास आ गया ऐसे। ठीक है, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो हम चाहते क्या है, देखो, द एंगल ऑफ प्रिज्म, द वेवलेंथ ऑफ द एंगल ऑफ n1 एंड n2 लैम्डा से। ये तो वेल नोन फैक्ट है कि जो n1 की वैल्यू है और n2 की वैल्यू वो लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ चेंज करेगी। तो इन्होंने कहा है कि कौन सी ऐसी वेवलेंथ है, ठीक है, कौन सी ऐसी वेवलेंथ यहां से आए, यहां से जो लाइट आए, कौन सी वेवलेंथ की लाइट आए कि जब वो लाइट यहां से ऐसे आए तो क्या हो, यहाँ पे बेंडिंग ना हो, सीधी चली जाए। नहीं, कौन सी ऐसी लाइट है? तो लाइट यहां से सीधी कब जाएगी? देखो, लाइट की यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होगी बेटे, इस पॉइंट पे तो लाइट की रिफ्रैक्शन होने वाली है पक्का। अगर हम ध्यान से सोचे, जो लाइट यहाँ से आ रही है, this ray is going straight, right? So it has to bend and fall here normally। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे विदाउट बेंडिंग जाए, विदाउट बेंडिंग, तो यहाँ पे नॉर्मली गिरना जरूरी है। तो अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90, ये कितना है? 80। 90 और 80 कितना हो गया? 170। ये एंगल आएगा 20, 10, यही आएगा ना, 10 डिग्रीज। तो ये एंगल 10 डिग्रीज हो जाना चाहिए। तो ये एंगल 10 डिग्री करने का मतलब क्या, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। फॉर विच द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल, इन्होंने कहा किसी भी एंगल पे आके गिरे, किसी भी एंगल पे आके गिरे, विदाउट बेंडिंग एट द सरफेस। ओके, किसी भी एंगल पे आके गिरे तो कौन सा एंगल ले लेना चाहिए आपको? किसी भी एंगल पे आके गिरे तो आप कोई इजी एंगल ले लो ना। आप ये इसको ऐसे ही गिरा दो सीधा, नहीं? तो ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा? समझ में बेटा? क्योंकि एनी एंगल दिया है तो हमने ये देख लिया कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 10 डिग्रीज आना जरूरी है। क्योंकि विदाउट बेंडिंग तो तभी आएगी जब ले यहाँ पे 90 आए। यही है, चेक कर लो। Calculate the wavelength lambda for which the rays incident pass through without bending at that surface। तो अगर इसको हमने 10 वर्कआउट कर लिया, ये 90 है, मैं अगर इस रे को ऐसे भेजता हूँ
तो ये आपके पास हो गया 10 और ये 90, तो ये कितना आया 80। तो 80 के एंगल पे भी आगे ये सीधी चली जाएगी, तो हम लिख देंगे n1 इंटू साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू साइन ऑफ 10 डिग्रीज इंटू n1। ये n1 तो 1 है, तो साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू साइन ऑफ 10 इंटू n1, ये आ जाएगा। और बन तो यही रहा है, अब इस पे से देखो आप कैसे करना है। ये तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन मानते हैं, बाकी देखो आपको समझ में आएगा तो। We can take the case of minimum deviation in which the ray refraction is parallel. Okay. Minimum deviation का केस parallel to BC. BC. BC क्यों ले? AB ना ले? कौन सा केस लेना चाह रहे हो? हाँ, AB होना चाहिए ना? अच्छा, we can take या we should take that only? What do you want to say? हमें वो ही ले सकते हैं या वो ले लें? We should take that only. हाँ, यही मैं बोल रहा था ना। So what you are saying is that when it falls at a wavelength lambda 0, calculate the wavelength for which the rays incident on the interface pass through without bending at that interface. तो यहाँ पर बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ, एक बार देखो, वो तो हम बाद की बात है सभी। अब मेरे को पता चल गया इसमें की आइडिया क्या है। देखो, ये जो अभी मैं कर रहा था, अभी जो मैंने लिखा, दिस इज नॉट पॉसिबल कि किसी भी एंगल के लिए बेंडिंग ना हो। ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक एंगल, चाहे आप किसी भी एंगल पे डालोगे भैया, कभी तो ये 90 नहीं होगा ना। कौन बताएगा? ये जब n1 और n2 इक्वल होंगे तब यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगी। समझे आपको? बिकॉज आप किसी भी एंगल पे डालोगे तो कभी ना कभी तो यहाँ बेंडिंग आएगी ना। समझ रहे हो? बेंडिंग तब नहीं आएगी जब n1 और n2 इक्वल होंगे। ये अभी अभी आइडिया आया। तो आपको बस n1 और n2 को इक्वल करना है, यानी कि आपको इन दोनों को इक्वेट करना है, और जो लेमडा इन दोनों को इक्वेट करके सेटिस्फाई होगी, मतलब 1.20 प्लस 110.8 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन लेमडा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.45 प्लस 1.80। नहीं तो हर एंगल के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ऐसे। अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, पहले मैं सुन रहा था। ठीक है, तो अब इससे जो लेमडा 0 आएगा वो प्रॉपर लेमडा 0 है। अब बाकी कर लो क्या? For wave light of wavelength lambda 0, find the angle of incidence such that the deviation produced। हाँ, अब ये देखो, अब ये सेकंड पार्ट मिनिमम डेविएशन वाला पार्ट, यहां से आपके पास लैम्डा 0 आ गया। अब हमें क्या करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो n इज इक्वल टू, अब देखना बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन आनी चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से। अब देखो, n1 और n2 को तो इक्वल कर ही दिया हमने, क्योंकि हमने लैम्डा 0 ले ली। जब हमने लैम्डा 0 वेवलेंथ की लाइट ली, तो दोनों प्रिज्म्स जो यहाँ पे हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आ गई। दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आ गई। ठीक है, तो अब ये एक सिंगल प्रिज्म बन गया। समझ में आ रहा है? सिंगल प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 80 डिग्रीज, और जो इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी कॉमन, उसको n मान लो, तो साइन ऑफ 80 डिग्रीज प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2, यानी कि 40 डिग्रीज 80 डिवाइड बाई 2। समझ में? अब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, ये वाली इक्वेशन यूज नहीं होगी, तो आपको मालूम है कैसे करना है, कर लोगे? फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, या मैं ही बताऊं? अब तो यही क्वेश्चन हो गया ना ये। अब तो क्वेश्चन ये हो गया आपके पास। ठीक है, कि हमारे को एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ए दिया हुआ है, ये गिवन है 80 डिग्रीज, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा? ए।
ये वाला पॉइंट, ये ए है तो इसको मुझे पी ले लेना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज पी एंड दिस इज ए, दिस इज बी। अब आगे कुछ नहीं है, आगे तो रेगुलर जो प्रिज्म के अंदर हम करते हैं वही चीज है, क्योंकि लैम्डा जीरो वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगी, इसमें लैम्डा जीरो की वैल्यू रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगी। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्रीज आएगा। 60 और 40 कितना, अच्छा हाँ ये भी है ना पूरा, तो ये 60 और 60 करके ये 60 बन जाएगा, वेरी गुड। तो एपेक्स का एंगल आ जाएगा आपके पास 60 डिग्रीज, ठीक है। और अब आगे तो बेटा सिंपल चीजें हैं, मिनिमम डिविएशन की कंडीशन लगा देंगे बस, दैट्स ऑल, और आ जाएगा आपके पास। मिनिमम डिविएशन में क्या क्या चीज होती है, क्या होता है बताओ, R1 और R2 इक्वल होते हैं, एक तो ये होता है R1 और R2 इक्वल होते हैं, और क्या होता है R1 और R2 दे आर बोथ इक्वल टू a/2, तो दोनों कितने आ जाएंगे 30 डिग्रीज, तो ये एंगल आई है, ठीक है सर। अब बाहर तो एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ आई इंटू एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू मीडियम जो प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गई इंटू साइन ऑफ R1 आ जाएगा 30। तो n आप निकाल ही चुके हो, इस इक्वेशन से आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइन 30 इज 1/2। n की वैल्यू आपको मालूम ही है, लैम्डा जीरो जो हमने निकाला यहाँ से, लैम्डा जीरो या तो इसमें प्लेस करो या इसमें प्लेस करो, आएगा आप सब आंसर बताओ।